गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो है आपका चैप्टर नंबर 15। अभी हमने 5वां चैप्टर कंप्लीट किया है। अभी तक हमने करीब 80 में से 15 नंबर के जो चैप्टर आपके आएंगे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपके आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 15, जो कि आता है क्षेत्रमिति के अंतर्गत। क्षेत्रमिति में आपके दो चैप्टर आते हैं, एक तो है चैप्टर नंबर 15 और एक है चैप्टर नंबर 16। ये दोनों चैप्टर मिला के 10 नंबर के आपके इसमें से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 15वां जो चैप्टर है उसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 16वां चैप्टर जो है उसमें से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब 15वां चैप्टर है वो क्या है? 15वां चैप्टर है वो है आपके समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल हम इसमें ज्ञात करते हैं। और समतलीय आकृतियों में भी आपके जो पार्ट है वो है आपका वृत्त, और एक इक्के दुक्के प्रश्न आएंगे वो आएंगे वर्ग पे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 15वें चैप्टर में आने वाले जितने भी सूत्र हैं उन सभी सूत्रों के बारे में समझेंगे और उनको याद करेंगे। आज का काम है जितने भी सूत्र आपको आज बताए जाते हैं उनको आपको चैप्टर वाइज बताए जाएंगे। 15.1 में कौन कौन से आएंगे, 15.2 में कौन कौन से आएंगे और 15.3 में कौन कौन से आएंगे, और उनको उसी अनुसार आपको याद करना है। तो नेक्स्ट क्लास से फिर हम इसके क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। पहले इसके सूत्र समझो। आपका चैप्टर है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, पहिए द्वारा चक्कर में तय की गई दूरी, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, फला फला ये आएंगे। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वृत्त क्या होता है। देखो, वृत्त आप पढ़ चुके। वृत्त एक समतलीय आकृति है। ये बोर्ड जो है आपका व्हाइट बोर्ड, ये एक समतल का उदाहरण है, ठीक है। और वृत्त की परिभाषा क्या होती है? जैसे आपके पास कोई एक बिंदु है, ठीक है, और इस बिंदु से समान दूरी पर, इस बिंदु से समान दूरी पर कोई बिंदु स्थित है। समान दूरी पर कैसे? जैसे ये एक आपका मेन पॉइंट है, यहां से ये वाली दूरी है जितनी भी होगी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली, ये सब दूरियां आपस में बराबर हैं। ये सारी दूरियां आपस में क्या है? बराबर है। और ये जो पॉइंट है, जैसे मैं इसको बोल सकता हूँ, जैसे इसको ए बोल दूँ, इसको बी बोल दूँ, सी बोल दूँ, डी बोल दूँ, ई बोल दूँ, एफ बोल दूँ, और भी हो सकते हैं। यहाँ कोई पॉइंट हो सकता है। इसको मैंने यहाँ से मिला दिया, ये जी हो गया बस। तो ये जो मेन पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जितने भी बिंदु हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ये सभी समान दूरी पर है। तो आपका वृत्त क्या होता है? ये जो बिंदु आ रहे हैं ए बी सी डी, इनको हम बारी बारी से ऐसे मिलाने पर आपके पास जो एक आकृति प्राप्त होती है, वृत्ताकार आकृति, उसको हम कहते हैं वृत्त। उसको हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं, सर्किल कहते हैं, ठीक है। अब ये वृत्त हमने बनाया है जिसमें हमें पता है कि ये सभी दूरियां आपस में बराबर हैं, और ये सभी दूरियां आपस में बराबर है, उसमें ये मेन पॉइंट जो है इससे बराबर है। तो ये जो इसके बीच में जो बिंदु आता है उसको हम कहते हैं केंद्र। उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो ये तो है आपका वृत्त का केंद्र, बिल्कुल बीच में आएगा। इसके बाद में केंद्र से ये देखो, ये जो भाग बना है इसको कहते हैं परिधि। ये जो पार्ट है ना, इसका जो घेरा बना है, जो घेरा आपका बना है, उस घेरे को अपन कहते हैं परिधि, ठीक है। और ये बिंदु जो हैं ए बी सी डी ई एफ जी, जितने भी बिंदु हैं या और भी कोई बिंदु आए, ये बिंदु कहाँ स्थित है? ये बिंदु स्थित है वृत्त की परिधि के ऊपर, ठीक है। और वृत्त की परिधि पर स्थित ये जितने भी बिंदु है, क्या ये बिंदु ओ से समान दूरी पर है? बिल्कुल, सभी दूरियां क्या है? आपस में बराबर है। और ये जो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा है, ये वाली रेखा, ये कहलाती है वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना। जैसे ये आपका वृत्त है, ये हो गया केंद्र O, तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा कहलाती है त्रिज्या, जिसको हम लिखते हैं स्मॉल r से व्यक्त करते हैं, क्योंकि त्रिज्या को इंग्लिश में कहते हैं रेडियस, और इसको r से व्यक्त किया जाता है। और ये मूल बिंदु है, इसको कहते हैं ओरिजिन, इसलिए इसको O से व्यक्त कर दिया जाता है। तो ये हो गया वृत्त का केंद्र, और ये हो गया इसकी त्रिज्या। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। ये इसकी परिभाषा हो गई, कोई परिभाषा पूछे तो आपको। इसके बाद में देखो, आपको पिछली क्लास में बताया था मैंने
जब भी आपके पास कोई ऐसे गोल आकृति या वृत्ताकार आकृति, मतलब कुछ ऐसी आकृति आई जिसमें कोई ना कोई गोल घेरा बना हुआ है, उस स्थिति के अंदर आपके एक पाई है वो सूत्र में जरूर आता है, पाई, है ना। और इस पाई का मान क्या होता है? पाई का जो मान है वो अपन परिकलन के हिसाब से 22/7 भी ले सकते हैं, या फिर किसी प्रश्न में 3.14 लिया जाता है। पाई वैसे गए परिमेय संख्या है, लेकिन परिकलन की सुविधा के लिए इसका मान 22/7 या फिर 3.14 ले लिया जाता है। ठीक है, तो ये तो थी वृत्त का केंद्र हो गया, वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब हम बात करते हैं इसके सूत्रों पे। इसका सूत्र क्या कहता है? तो ध्यान दें, यहाँ पे वृत्त की परिधि का सूत्र पूछा है पहले तो, कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। परिधि मतलब केवल बाहर वाला भाग, ये गोल घेरा, केवल इस घेरे को जो मिलाया गया है इसको, तो इसकी परिधि का मान क्या होता है? तो ध्यान दें यहाँ पे, जैसे इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ये r है, ये वृत्त का व्यास हो जाएगा। अगर वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को आपस में मिलाने पर यदि वह वृत्त के केंद्र से गुजरे तो वह कहलाएगा वृत्त का व्यास। क्या कहलाएगा? वृत्त का व्यास। और इस व्यास को अपन कहते हैं डायमीटर, इसलिए इसको d से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या है वो व्यास की क्या होती है? आधी होती है। अब यहाँ चेक करना आप, ये हो गया व्यास, तो व्यास है तो ये दूरी यहाँ से केंद्र से यहाँ तक की दूरी r है, तो केंद्र से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी? r। तो ये जो आपका व्यास है ये किसके बराबर हो गया? 2r के बराबर हो गया, 2r के बराबर। अब ये गोल घेरे का आपको परिधि का मान पूछा है, मैंने आपको इसमें बताया है कि इसमें पाई है वो अवश्य आएगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं कि 2r को जब पाई से इंटू करवाएंगे तो ये सूत्र बनेगा आपका 2πr। क्या बनेगा? 2πr। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि है, उसका सूत्र होता है हमारे पास 2πr। ठीक है, परिधि ज्ञात करेंगे तब तो r प्लस r करेंगे। और जब क्षेत्रफल की बात आती है तो क्षेत्रफल का मतलब होता है कि ये बीच वाला भाग जो भी है, ये कंप्लीट गोल घेरे के बीच में जितना भी भाग आएगा वो कहलाता है आपका वृत्त का क्षेत्रफल। तो उसमें r और r है ये इंटू होते हैं, r इंटू r। तो r इंटू r क्या बनते हैं? r²। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है? पाई से। तो क्या बनता है? πr²। सीधे सूत्र है, आपको याद रखने हैं ये हो गया πr²। दो सूत्र हो गए, वृत्त की परिधि का सूत्र हो गया 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया πr²। इसके बाद में बात करते हैं सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। अब सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है तो इसको समझना थोड़ा सा, यानी कि ऐसे दो वृत्त या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास ये कोई केंद्र है, ये एक वृत्त आ गया और ये दूसरा वृत्त आ गया, ऐसे, है ना। तब क्या है कि आपको सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल पूछे, उस स्थिति के अंदर आपको क्या मान ज्ञात करना है? ध्यान देना, सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? एक ही केंद्र पर स्थित दो वृत्त। ठीक है, तो इसके अंदर मैं ये कह देता हूं कि बड़ा वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या तो है r1, उसकी त्रिज्या क्या है? r1। और छोटे वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या है r2। जब भी आपको सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है, देखो मैं जो छायांकित भाग कर रहा हूँ ना, ये होता है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात किया जाता है, ज्ञात करवाया जाता है। तो इसमें बड़ा वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल है, उसकी त्रिज्या है r1 और छोटे वाला वृत्त अंदर जो बन रहा है उसकी त्रिज्या है r2। तो अगर आपको इस गोल घेरे यानी रिंग का क्षेत्रफल आपसे ज्ञात करवाता है, तब आप देखो कि अगर मैं बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दूं, बाहर निकाल दूं, तो इस रिंग का, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बड़े भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? πr1²। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई और त्रिज्या है r1, तो πr1²। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल πr2²। तो यहाँ से आप देख रहे हैं पाई है वो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा r1² माइनस r2²। और ये जो क्षेत्रफल है ये है आपका सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, πr1² माइनस r2²। क्लियर? ये सकेंद्रीय वृत्त है आपका। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान में रखें, यहाँ पे r1 है वो r2 से बड़ा है, दिख रहा है आपको कि r1 जो त्रिज्या है वो r2 से बड़ी है।
तो यहाँ मैं इस सूत्र में ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसमें ऐसे भी लिखना आपको कि R1 है वो R2 से बड़ी है, तब ये सूत्र आपका लगेगा। अगर किसी स्थिति में आपके पास ऐसे आ जाए कि R2 का मान है वो R1 से बड़ा है, तब सूत्र क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, जो बड़ा मान है उसको पहले लेते हैं और जो छोटा मान है उसको बाद में लेते हैं, बस इतना ही काम करते हैं। बड़े में से छोटा ही माइनस होता है, तो सूत्र हो गया ये। और यहाँ आप देखेंगे कि ऐसे लिखेंगे कि R1 है वो R2 से बड़ा है। अब एक चीज़ और देखें आप यहाँ पे, ये एक सर्व समीकरण बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो जिसका मान होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जहाँ पे ए का मान तो है R1 और बी का मान है R2। तो इसी सूत्र को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पाई यहाँ सर्व समीकरण लगा दूंगा, तो ये हो गया R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2। ठीक है, तो आप ये सूत्र लगा के भी सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में आओ नीचे, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर, इसका सूत्र होता है भाई कुल दूरी बटा चक्रों की संख्या। ये सूत्र है, आपको यहीं बोर्ड से लिखने हैं, अपनी फेयर कॉपी में इनको याद करने हैं। अब चौथा सूत्र इसमें आया है, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। देखो भाई, ये आपका कोई पहिया है, ये पहिया है जो कि एक समतल पे चल रहा है। कुछ समय बाद ये यहां आ गया, कुछ समय बाद, थोड़े समय बाद में यहां आ गया। अब देखो, एक पहिया है, अगर आप उसको देखें तो वो एक वृत्ताकार भाग होता है। क्या होता है, एक वृत्त होता है, और पहिए का जो भाग इस समतल को स्पर्श कर रहा है वो है आपके वृत्त की परिधि वाला भाग, वृत्त की परिधि वाला भाग। अब आपको इसमें यह पूछा जाता है कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। अब पहिया जब एक चक्कर, जैसे यहाँ कोई बिंदु था, जैसे यहाँ कोई बिंदु है ए, है ना, और यहाँ ये सारे बिंदु बी सी डी ई एफ ऐसे मान सकते हैं आप, जी एच आई ऐसे कोई बिंदु है। अब ये जब एक चक्कर अपना पूरा कर लेगा, एक चक्कर कब पूरा माना जाएगा, जब ये ए बिंदु वाला पॉइंट वापस घूम के ए बिंदु यहीं आ जाए। ठीक है, पूरा चक्कर कर लिया, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस प्रकार से ये वापस बिंदु यहीं आ जाएगा, तब इस पहिए का एक चक्कर कंप्लीट माना जाएगा। और जैसे ही पहिया एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा, वो इस वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय कर लेगा, और वो परिधि का जो मान है वो आपके पास आता है 2 पाई r। ठीक है, तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, अब जब वो एक चक्कर पूरा करेगा तो वो कुल कितनी दूरी तय करेगा, उसमें अपने को भाग लगाना है चक्रों की संख्या, तब आपके पास तय की गई दूरी आ जाएगी। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी आएगी कुल दूरी बटे चक्रों की संख्या। कुल दूरी कितनी तय की और चक्कर उसने कितने किए, जितने भी उसने चक्कर किए हर एक चक्कर एक परिधि के बराबर आएगा। जैसे एक चक्कर होगा तो 2 पाई r हो गया, 2 चक्कर करेगा तो 2 गुणा 2 पाई r, 3 चक्कर करेगा तो 3 गुणा 2 पाई r। इस प्रकार से हम इसमें मान रखेंगे। इसके बाद में आपके पास अगला सूत्र आता है, पहिए द्वारा 1 मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या। 1 मिनट में लगाए गए, तो ऊपर क्या लिखेंगे अपने को, 1 मिनट तक, 1 मिनट में तय की गई कुल दूरी बटा परिधि लिख सकते हैं डायरेक्टली, बटा परिधि। देखो अभी मैंने बताया था वही कहानी यहाँ है, पहिए द्वारा 1 मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या, यानी पहिया जो है आपका वो 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है। 1 मिनट में अगर किसी ने 10 चक्कर पूरे कर दिए, तो यहाँ पे 1 मिनट में 10 चक्कर में उसने कितनी दूरी तय की। अब सपोज जैसे 10 चक्कर में उसने 10 मीटर दूरी तय कर ली, तो यहाँ ऊपर तो आएगा 1 मिनट में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर।
बटा परिधि। परिधि किसकी? पहिए की। तो पहिए की परिधि है तो पहिए की आपको त्रिज्या देगा, तो उसमें आपको उसकी परिधि ज्ञात कर लेनी है। उसका जब भाग लगा देंगे तो यहाँ पे पहिए द्वारा 1 मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या आ जाएगी। तो ये सूत्र के रूप में मैंने लिखवाए हैं, इनको आपको याद करना है। तो इनको याद होते ही सवाल आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो 4 सूत्र तो ये है। इसके बाद में आता है आपके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? आपके पास एक खेत है, ये खेत है, ये अंदर वाला भाग है, ये पूरा इसका क्षेत्रफल होता है, और उसका क्षेत्रफल हो गया आपके पास पाई आर स्क्वायर। मेरे पास आधा खेत हिस्सा हो गया, मेरे को आधा खेत मिला। अब आधा खेत मिला तो वो हो गया अर्धवृत्त, और आधे खेत अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर जो है उसका क्या हो जाएगा? आधा। तो इस प्रकार से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार से वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको किसी भी भाग का क्षेत्रफल पूछे वृत्त के, उसका आप सूत्र रख कर मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सारे 5 सूत्र हैं, ये तो 6 सूत्र हैं, ये आप नोट कर ले। इससे आपके 15.1 है वो प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और अब हम करेंगे अब अपन बात करते हैं 15.2 के अंदर आने वाले सूत्रों के बारे में। 15.1 में कुल सूत्र हैं 1 2 3 4 5 6 7 सूत्र हैं। तो मैंने उसके नंबर वही लगा दिए जो पहले वाली, जो अपन ने 1 से लेकर 6 तक के सूत्र पढ़े थे 15.1 में, उसके बाद के सूत्र ये हैं। तो अब इसमें आता है, देखो ये आपके लिए नया है, सब कुछ नया है, इसमें आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा। पहला है वृत्त के त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज जरूर आपका पढ़ा हुआ है, और घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितने डिग्री का होता है, और घड़ी के घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितने डिग्री का होता है। ये भी आपने कहीं ना कहीं पिछली क्लास में थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन ये 2 चीज़ आपके लिए नई है। आप ये चाप की लंबाई और क्षेत्रफल का सूत्र तो लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि त्रिज्य खंड क्या होता है, लघु वृत्त खंड, ये दीर्घ वृत्त खंड, ये वृत्त खंड क्या होता है। तो देखें यहाँ पे आप 2 नए शब्द पढ़ रहे हैं। पहला जो शब्द है वो है आपका त्रिज्य खंड, पहले उसको समझें। त्रिज्य खंड को जब मैं 2 भागों में बांटता हूँ तो यहाँ इसका एक भाग है त्रिज्या और दूसरा भाग है खंड, और खंड का मतलब होता है टुकड़े करना। खंड मतलब टुकड़े हो गए, उसमें अलग अलग पार्ट हो गए उसके। वो त्रिज्या है, वो त्रिज्या किसकी होती है? वृत्त की हो गई, मतलब गोलाकार भाग। यहाँ पे वृत्त को पढ़ रहे हैं अपन, तो वृत्त की बात करेंगे। तो एक वृत्त है और इस वृत्त के हमें करने हैं टुकड़े। क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं, और वो टुकड़े किसके द्वारा करने हैं? त्रिज्या के द्वारा। अब ध्यान दें, यहाँ पे ये वृत्त का है केंद्र, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र से 2 त्रिज्या बनाई हमने। एक त्रिज्या से काम होगा नहीं, 2 त्रिज्या हम करेंगे। एक त्रिज्या से टुकड़ा होगा नहीं, देखो ये एक त्रिज्या बना दी, इससे कोई टुकड़ा नहीं हो रहा, तो इसके टुकड़े करने के लिए हमें 2 त्रिज्या के द्वारा कर दिए इसके टुकड़े। अब देखो, एक रोटी की तरह मान सकते हो, गोल रोटी है, उसका एक हिस्सा आपने तोड़ लिया बीच में से, यानी इस प्रकार से आपने एक हिस्सा अलग कर लिया। अलग करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके पास इस प्रकार की स्थिति बचेगी। अलग करने के बाद में ये लो भाई, इसको मैंने तोड़ा, तोड़ने के बाद में नीचे कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये जो वृत्त था इसके 2 पार्ट हो गए। ये जो भाग है नीचे वाला, इसको हम कहते हैं लघु त्रिज्य खंड। देखो, इसको आप लघु त्रिज्य खंड भी कह सकते हैं या केवल त्रिज्य खंड भी कह सकते हैं। केवल त्रिज्य खंड भी इसको, अगर केवल त्रिज्य खंड लिखा हुआ है इसका मतलब लघु त्रिज्य खंड की बात ही हो रही है, और अगर लघु त्रिज्य खंड कह रहा है तो भी त्रिज्य खंड ही है। तो ये तो छोटा भाग है, छोटा भाग है तो लघु त्रिज्य खंड, और बड़े वाला भाग क्या हो गया? दीर्घ त्रिज्य खंड। दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक है। अब देखो, इसके सूत्र को भी रटने की जरूरत नहीं है, समझ लो इसको। यहाँ पे जैसे ये टुकड़ा किया, आप यहाँ पे देखा कि ये वाला भाग, यहाँ पे ये त्रिज्या यहाँ पे कोई कोण बना रही है, और वो कोण को हम मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेंगे उसको? थीटा मान लेंगे। अब पहला सूत्र है वृत्त के त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। देखो इधर आप चाप काटे, आपने चाप ये खूब काटे आपने प्रकार से, ये लो इस प्रकार चाप काटे। चाप एक्चुअल में होता क्या है? अगर आप प्रकार की नोक को रखकर समतल पे पूरा घुमा देते हैं तब तो वो बन जाता है वृत्त, है ना।
और अगर आप पूरा नहीं घुमाते, थोड़ा ही घुमाते हैं, तब उसको क्या कहते हैं अपन? चाप। पूरा घुमा देते हैं, राउंड कर देते हैं, तब तो हो गया वृत्त। और अगर थोड़ा घुमाया है, पूरा नहीं किया है, तब वो क्या कहलाएगा? वृत्त का चाप। तो आपको इसमें चाप की लंबाई पूछी है, आपको इसमें केवल ये भाग पूछा है, ये वाला। और ये चाप की लंबाई, लंबाई को बोलते हैं लेंथ। तो हम इस चाप की लंबाई को किससे व्यक्त करेंगे? एल से व्यक्त करेंगे, कैपिटल एल से। पहली चीज तो ये। दूसरी बात, इसका क्षेत्रफल। आपको पता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता था? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता था? पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर हमें इतने इतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण क्या है? थीटा है। और ये थीटा है। पूरे वृत्त, जब पूरा वृत्त बना लेता है तो पूरा कोण कितना बनता है? 360 डिग्री का। पता है आपको? पूरा राउंड कर लिया, कोण कितने डिग्री का बनाएगा? 360 का। तो इतने इतने कोण का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका भाग है थीटा डिग्री, इसमें अपन भाग दे देंगे 360 का। ये तो है क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। किसका है? क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। अब है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, जिसको हम एल से व्यक्त करते हैं। तो आपको पता है इस पूरे भाग की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। चाप की लंबाई पूछे, देखो चाप की लंबाई है पहला, ये सूत्र तो क्षेत्रफल का था। ये एल बराबर 2 पाई आर। लंबाई जो है, ये पूरे भाग की लंबाई कितनी है? 2 पाई आर। इसमें इतने इतने भाग की लंबाई है, वो कैसे निकालेंगे? इसको अपन गुणा कर देंगे थीटा बटा 360 डिग्री से, क्योंकि इस चाप की लंबाई है वो इस थीटा पे डिपेंड करती है कि कोण कितना बना रहा है। थीटा बना रहा है, कितने में से बना रहा है? थीटा बटा 360। तो पूरा वृत्त आए, जब उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो त्रिज्यखंड का, तब तो इसको हम गुणा कर देंगे पाई आर स्क्वायर से। और जब आपको चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो, तब हम इसका गुणा कर देंगे, थीटा बटे 360 का गुणा कर देंगे 2 पाई आर से, और बस सूत्र हो जाएगा ज्ञात। तो अब आप इसका सूत्र लिख लें। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होगी? जिसको हम एल से व्यक्त करते हैं। ध्यान दें इधर, हमें क्या क्या किया था कि 2 पाई आर है, इसका गुणा किससे करना है? थीटा बटा 360 से गुणा करना है। तो आपके पास सूत्र क्या बनेगा? 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री, या 2 का भाग भी लगा सकते हो आप। तो 2 से 360 को काटेंगे तो 180 आएगा। तो इसका एक सूत्र ये भी बन सकता है, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ठीक है, ये है आपके वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र कि पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, या फिर ये भी लगा सकते हैं 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। क्लियर? ये था सूत्र नंबर 1। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका गुणा कर देंगे थीटा बटा 360 से, क्या आएगा आपके पास? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। अब आता है वृत्त का लघु वृत्तखंड। अब यह वृत्तखंड क्या होता है? ध्यान दो, त्रिज्याओं के द्वारा हमने खंड किया, वो तो कहलाया त्रिज्यखंड। अब वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड के अंदर भी इस वृत्त के टुकड़े ही होंगे, परंतु वो त्रिज्याओं के द्वारा नहीं होंगे, वो जीवाओं के द्वारा होंगे। किसके द्वारा होंगे? जीवा के द्वारा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जीवा क्या होती है। तो जीवा की परिभाषा क्या है? वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को आपस में जब मिलाएंगे तो वो बनने वाली जो रेखा प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? वृत्त की जीवा। और ये जीवा है, इस वृत्त को 2 भागों में बांटती है। इस वृत्त को इसने 2 भागों में बांट दिया। ऊपर वाला भाग है वो कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, और नीचे वाला भाग है वो कहलाएगा लघु वृत्तखंड। ठीक, तो इस प्रकार से आपको इसका पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझना है कि दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है। जीवाओं के द्वारा वृत्त के पार्ट किए जाते हैं वो वृत्तखंड होता है, और त्रिज्याओं के द्वारा वृत्त के जो खंड किए जाते हैं वो त्रिज्यखंड होते हैं। तो वृत्तखंड ये हो गया। अब इसमें क्या चेंज होता है फॉर्मूले में, वो ध्यान रखो। इसके अंदर चाप की लंबाई नहीं पूछेगा, इसके अंदर केवल क्षेत्रफल पूछेगा। अगर आपसे ये पूछता है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो भी वह लघु वृत्तखंड ही है। और अगर आपसे ये कहे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो वैसे ही वो लघु वृत्तखंड है। अब इसका क्षेत्रफल यहाँ से कैसे रिलेट करेगा, ध्यान से सुनना। लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है
वो आपका क्या होता है, ध्यान से सुनो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये एज इट इज आएगा। इसमें से अपने को माइनस करना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये याद रखना आप। लघु वृत्तखंड का जब क्षेत्रफल ज्ञात करवाए, यानी इस भाग का जब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करवाया जाता है, उस स्थिति में उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये जो मान आया है इसमें से अपने को माइनस करना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको एज इट इज याद रखना है और ये किसका मान देगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देगा। इसके बाद में है वृत्त के दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है ये, तो ये देखो कैसे प्राप्त होगा। अगर मैं पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को कर दूं माइनस, इसको मैं हटा दूं, माइनस कर दूं, तो ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये सूत्र होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उसमें से इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो आपके पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। या इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसमें से आप माइनस करेंगे लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये एक फॉर्मूले के रूप में हो गया, या ये लाइन के रूप में याद रखें। ये है आपके वृत्त के दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद में आते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। बिल्कुल ये वहाँ पे निकाला हुआ है, या इसको आप शॉर्ट में लिखते हो तो ऐसे लिख सकते हो √3/4 गुणा ए स्क्वायर। अब बात करते हैं आगे वाले सूत्र पे। घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण है 6 डिग्री का। कैसे है, ये भी आपने पहले की कक्षा में अच्छे से निकाला है। घड़ी के मिनट की सुई जो है, ध्यान से सुने, एक घड़ी है, यहां पे संख्या लिखी होती है 1 2 3 इस प्रकार से। तो घड़ी की जो मिनट की सुई है वो अपना एक चक्कर पूरा कितने समय में करती है, 60 मिनट में। कितने समय में, 60 मिनट में। तो 60 मिनट में वो जैसे ही 60 मिनट वो घूम गई, इसका मतलब उसने कितने डिग्री का कुल कोण बना लिया, एक चक्कर पूरा हो गया 360 डिग्री का कोण बना लिया। कितने डिग्री का बना लिया, 360 का। तो 1 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा, 360/60, 0 से 0, 6 से 36 कट गए, 6 डिग्री। तो इस प्रकार से घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण आएगा 6 डिग्री। अब बात करते हैं घड़ी के घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण। देखो यहाँ फर्क आएगा, यहाँ कौन सी सुई है, घंटे की सुई है, और कोण कौन सा पूछ रहा है, मिनट वाला। तो ध्यान रहे, घंटे की सुई है वो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, 12 घंटे। 12 घंटे भाई, 24 घंटे में 2 बार घड़ी घूम जाती है। तो 12 घंटे में घड़ी के घंटे की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बना, 360 डिग्री का। तो पहले तो आप 1 घंटे का ज्ञात करो। 1 घंटे में कितना होएगा, 360/12 कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। 12 × 36, 30 डिग्री आ गया। अब मिनट में पूछा है, 1 घंटे में नहीं पूछा है ना। घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, तो ये तो 1 घंटे में बनाया गया कोण आया है 30 डिग्री का, इसको मिनट में बदलना पड़ेगा। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री का ही बना रहा है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, इसलिए 1 मिनट में कितना होगा, 30/60, 0 से 0 कट गया, 3 से 6 कट गया, 1/2 डिग्री। तो घड़ी के घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण है वो आएगा आपका 1/2 डिग्री का आएगा, आधे डिग्री का कोण आएगा। ठीक है, तो ये सारे सवाल है, कुछ नियम है जो आपको याद रखने हैं, और इनको आप फेयर कॉपी में नोट करेंगे और इनको आज याद करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका 15.2 से रिलेटेड जितने भी इसमें सूत्र आते हैं वो सभी सूत्र कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।